हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहे थे और उसमें हमने रावल बप्पा तक का इतिहास पढ़ा था। गुहिल से लेकर के बप्पा तक का इतिहास। उसके बीच में कई राजा आए और कई राजा गए, लेकिन बप्पा जैसा कोई राजा नहीं हुआ था जिन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया था। अगर आपसे पूछे मेवाड़ के इतिहास में या गुहिलों में सबसे पहले राजगुरु की उपाधि किसने धारण की, अगर आपसे पूछ ले बताइए सबसे पहले हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की, कौन था वो बंदा जिसने सबसे पहले चकव्वे की उपाधि धारण की, तो आप आराम से बता सकते हो कि वह रावल बप्पा ही था। और बप्पा के बाद की हम बात करें तो बप्पा के बाद कई शासक हुए, जिनमें एक शासक हुआ भर्तृहट्ट। और हम वहीं पहुंच चुके हैं, अब हम मूल मुद्दे पर पहुंच चुके हैं। भर्तृहट्ट सेकंड, एक तो आता भर्तृहट्ट प्रथम। भर्तृहट्ट प्रथम के बारे में आप जानते हो कि भर्तृहट्ट प्रथम ने सबसे पहले सामंतता से विमुक्त किया था अपने आप को, यानी उसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। उसने मना कर दिया था कि हम गुर्जर प्रतिहारों के सामंत नहीं हैं, हम क्या हैं, स्वतंत्र शासक है। तो अपने आप को स्वतंत्र करने वाला गुहिलों में प्रथम राजा कौन हुआ था, वो हुआ था भर्तृहट्ट प्रथम। और हम बात कर रहे हैं अब भर्तृहट्ट सेकंड की। तो ध्यान देना भाई, भर्तृहट्ट द्वितीय और भर्तृहट्ट सेकंड जो बंदा था, उसने राष्ट्रकूटों में एक राजकुमारी थी महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी से विवाह कर लिया था साहब। इसने महालक्ष्मी से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और ये महालक्ष्मी राष्ट्रकूटों में राजकुमारी थी साहब। तो राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह कर लिया था भर्तृहट्ट ने। इन दोनों के संतान हुई थी अल्लट, एक 10वीं सदी का महान राजा अल्लट। और हम बात कर रहे हैं उसी अल्लट की हम बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों विशेष ध्यान देना कि भर्तृहट्ट सेकंड की पत्नी कौन है, महालक्ष्मी, जो कि राष्ट्रकूट राजकुमारी है। क्या है ये, राष्ट्रकूट राजकुमारी है। और इसी की जो संतान हुई, यानी भर्तृहट्ट सेकंड और महालक्ष्मी से जो संतान हुई, वो थी अल्लट। 10वीं सदी का महान शासक था साहब। ध्यान रखना, ये जब 10वीं सदी में मेवाड़ का शासक था, तब अल्लट ने क्या क्या किया। अल्लट ने परमारों को हराया था। देवपाल परमार का आपने नाम सुना होगा। अल्लट ने परमारों को हराया था राष्ट्रकूटों की सहायता से। क्यों, क्योंकि राष्ट्रकूटों का इसका नाम दे रहा था भाई, ननिहाल जो था वो राष्ट्रकूटों में था, और राष्ट्रकूटों की सहायता पाकर इसने देवपाल परमार जैसे व्यक्ति को हरा दिया था। किसको हरा दिया था, देवपाल परमार जैसे व्यक्ति को हरा दिया था। तो ध्यान देना, उस समय का शक्तिशाली शासक रहा था देवपाल परमार, उसको भी हरा दिया था अल्लट ने। इसलिए अल्लट का नाम बहुत फेमस हुआ। क्यों, बप्पा रावल की तरह था ये। अल्लट को लोग बप्पा रावल की तरह कहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया आलू रावल। तो ध्यान रखना, अल्लट, कौन सी लट, अल्लट की हमारी बात थी, और अल्लट का ही नाम क्या था, आलू रावल। तो अल्लट का ही नाम पड़ गया आलू रावल। किस लिए पड़ा आलू रावल, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि अल्लट का नाम आलू रावल, रावल उपाधि कैसे मिली अल्लट को। तो देवपाल परमार को हराने के बाद अल्लट को रावल की उपाधि से नवाजा गया था। अब बात है कि साहब, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गुहिल यानी गुहादित्य जो बंदा था, गुहादित्य जो बंदा था, उसने राजधानी जो है, सबसे पहले मेवाड़ की जो राजधानी है वो नागदा को बनाया था। और भाई चित्तौड़ पर जब शासन कर लिया था बप्पा ने, उसके बाद तक राजधानी नागदा रही है। अब आलू रावल पहला बंदा था जिसने नागदा से राजधानी हटा ली, नागदा से राजधानी हटा ली, और आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी, यानी अपने नाम के अनुसार ही मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ बनी। तो याद रह जाएगा आपको। सबसे पहले याद रखना कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन थी, वो थी नागदा। मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी भाई, नागदा थी, जो कि गुहादित्य के समय से चली आ रही थी। और बप्पा रावल ने भी नागदा को ही राजधानी बना के रखा था। लेकिन आलू रावल यानी अल्लट ऐसा बंदा था जिसने राजधानी नागदा के स्थान पर आहड़ को बनाया। नागदा के स्थान पर राजधानी किसको बनाया भाई, आहड़ को बनाया। ये आपको याद रखने की बात है, खास बात है।
कि भाई राजधानी तो ये हो गई थी साहब आहड़, और आहड़ जब राजधानी बनाई उपलक्ष्य में इसी उपलक्ष्य में आहड़ में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो ध्यान रखना, राजधानी आहड़ को बनाया और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी कराया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया भाई? वराह मंदिर का निर्माण भी कराया। तो कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि बताइए आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, अल्लट ही वो बंदा था जिसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था साहब। अल्लट वो बंदा था साहब जिसने अपनी शासन व्यवस्था को बहुत अलग कर दिया था। इसने अपने यहां पर मुख्यमंत्री जैसे पदों का सृजन किया था। कौन से पदों का? मुख्यमंत्री जैसे पदों का सृजन किया था। संधि विग्रहक जैसे पदों का सृजन किया था। इसके अलावा वंदीपति, विशगाधिराज जो है उस पद का सृजन किया। अक्षय पटालिक जो पद है, अक्षय पटलिक का पद बहुत फेमस रहा है, उसका भी सृजन किया था। वंदीपति का सृजन किया था। तो कई पदों का सृजन किया था साहब। और ये सारी जानकारी हमें वराह मंदिर के पास एक शिलालेख मिलता है, आहड़ का शिलालेख। और मैंने आहड़ का शिलालेख आपको पढ़ाया भी था कि आहड़ के शिलालेख के आधार पर ही एक महोदय थे जिन्होंने गुहिलों को नागर ब्राह्मण कहा था। इसी आहड़ शिलालेख के आधार पर गुहिलों को नागर ब्राह्मणों से गुहिलों की उत्पत्ति मानी थी। किसने? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर का आपने सुना होगा, दामोदर राव भंडारकर का नाम बहुत फेमस रहा है। तो भंडारकर महोदय थे जिन्होंने आहड़ अभिलेख के आधार पर इनको ब्राह्मण बताया था, नागर ब्राह्मण बताया था। तो याद रखना, आहड़ अल्लट की हम बात कर रहे हैं। अल्लट ने राजधानी मेवाड़ की नागदा से हटाकर किसको बना ली थी भाई? आहड़ को बना ली थी। किसको बना ली थी? आहड़ को बना ली थी। और आहड़ में भगवान वराह का एक मंदिर बनाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? वराह मंदिर का। यहां पर एक शिलालेख लगा हुआ है। यहां पर एक क्या लगा हुआ है? शिलालेख लगा हुआ है। उस शिलालेख को कहते हैं आहड़ का लेख। क्या कहते हैं भाई? आहड़ का लेख। इस लेख से ज्ञात होता है, इस लेख से हमें ज्ञात होता है कि गुहिल जो है वो नागर ब्राह्मण रहे थे। गुहिल क्या रहे थे? नागर ब्राह्मण रहे थे। और इसी लेख से हमें ज्ञात होता है कि अल्लट वो बंदा था जिसने मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा संचालित की थी, नौकरशाही का गठन किया था। तो ध्यान रखना, आहड़ अभिलेख से ही हमें ज्ञात होता है कि अल्लट ने नौकरशाही का गठन किया था। कौन सी शाही का गठन किया था भाई? नौकरशाही का गठन किया था। वो बंदा था कौन? वो अल्लट ही था। वो कौन था? अल्लट ही था जिसने सबसे पहले मेवाड़ में, सबसे पहले कहां पर? मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। और सबसे खास बात मैंने बताया था कि आहड़ जो लेख है, आहड़ अभिलेख से हमें ये ज्ञात भी होता है कि यहां पर इसके कौन कौन से पद थे, कर्मचारियों के अलग अलग जो पद थे, जो प्रशासनिक अधिकारी यहां पर थे उनके अलग अलग पद थे। कौन कौन से पद थे? तो हमें ज्ञात होता है कि यहां पर जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो मुख्यमंत्री का पद था। ये हमें आहड़ के लेख से ही ज्ञात होता है कि मुख्यमंत्री जैसा पद यहां पर रहा था। संधि विग्राहक या संधि विग्रहक जैसा पद यहां पर था। वंदीपति जैसा अधिकारी भी यहां पर था। ये मोटे मोटे अधिकारी है, ये प्रशासनिक अधिकारी है साहब, है ना। अक्षय पटलिक, अक्षय पटलिक जैसा अधिकारी था। प्रश्न आ जाता है एग्जाम में सीधा सीधा कि भाई अक्षय पटलिक जैसे अधिकारी, या अक्षय पटलिक, वंदीपति, संधि विग्रहक, मुख्यमंत्री, या फिर आ जाता है विशगाधिराज। विशगाधिराज जो है ये अधिकारी जो है, इनका उल्लेख हमें किस लेख से मिलता है? इस लेख से हमें ज्ञात होता है कि ये अधिकारी भी थे। तो हमें आहड़ के लेख से ही ज्ञात होता है कि भाई अल्लट के समय मेवाड़ में, अल्लट के समय मेवाड़ में मुख्यमंत्री, संधि विग्रहक, वंदीपति, अक्षय पटलिक, विशगाधिराज जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला था। यानी प्रशासनिक अधिकारियों के पद हुआ करते थे। ये अल्लट के समय की बात है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी लें भाई। ले लिया? तो ध्यान रखना,
हम अल्लट की ही बात कर रहे हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अल्लट का, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लट ने और भी कुछ किया। हरिया देवी का आपने नाम सुना होगा, सुना ही है ना। एक आहड़ बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था, हम चलेंगे उनकी ओर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भर्तृहरि सेकंड और राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी की संतान थी अल्लट। अल्लट को आलू रावल की उपाधि मिली थी, जैसे बप्पा रावल को बप्पा रावल की उपाधि मिली थी, वैसे अल्लट को आलू रावल की उपाधि मिली थी देवपाल परमार को हराने के बाद। यानी किसको हराने के बाद? देवपाल परमार को। किसकी सहायता से हराया था? राष्ट्रकूटों की मदद से अल्लट ने देवपाल परमार को हराया था। इसने नागदा के स्थान पर आहड़ को दूसरी राजधानी बढ़ाया। यानी मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी रही है? अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले, कभी भी आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप बता सकते हो कि कौन सी राजधानी दूसरी रही है, तो निश्चित रूप से आहड़ जो है वो दूसरी राजधानी रही है। अब बात आती है, आहड़ में ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ में किस मंदिर का निर्माण कराया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और आहड़ के वराह मंदिर के पास एक शिलालेख लगा हुआ है, आहड़ का लेख, जिससे हमें ज्ञात होता है कि अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा का संचालन किया था, नौकरशाही का गठन किया था। और इसी लेख पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं, यानी उनके पदों के नाम मिलते हैं जो कि अल्लट ने नियुक्त किए थे। मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, संधि विग्रहक नियुक्त किया था, वंदीपति, अक्षय पटलिक, विस्गाधिराज, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए थे। प्रश्न आता है कि अल्लट ने आहड़ को केवल राजधानी के रूप में ही नहीं रखा, बल्कि एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में भी रखा था। तो ध्यान रखना, आहड़ अल्लट के समय, जो आहड़ है वो अल्लट के समय व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था, ये आप ध्यान रखना। आहड़ अल्लट के समय क्या हुआ करता था? व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था। सबसे खास बात है, यहां पर कोई छोटे मोटे व्यापार नहीं होते थे। आज का जो मध्य प्रदेश है भाई, वहां के व्यापारी यहां पर आया करते थे। आज का जो पंजाब है, जिसे टक्क देश कहते थे पहले, तो टक्क देश यानी पंजाब से भी व्यापारी आया करते थे। कर्नाटक से यहां पर व्यापारी आया करते थे, लाट प्रदेश से यहां पर व्यापारी आया करते थे। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना कि आहड़ को अल्लट ने क्या किया था? व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया था। व्यापारिक केंद्र के रूप में आहड़ अल्लट के समय विकसित हुआ था। साहब याद रखना, यहां पर कहां कहां से व्यापार था, आहड़ का व्यापार कहां कहां पर फैला हुआ था। तो ध्यान रखना, आहड़ का व्यापार पंजाब जो है, पंजाब तक, इसको बोलते थे उस समय टक्क देश के नाम से जाना जाता था। पंजाब को किस नाम से जाना जाता था? टक्क देश के नाम से जाना जाता था। तो याद रख लेना। कर्नाटका से व्यापार था, यानी यहाँ का माल, आहड़ का माल कर्नाटक भी जाता था और कर्नाटक का माल यहाँ पर भी आता था। इसके अलावा लाट प्रदेश, फटाफट से बताइए, लाट प्रदेश किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। लाट प्रदेश हम किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। ये जो है ये व्यापार के केंद्र थे आहड़ के समय, और यहां से व्यापार हुआ करता था आहड़ का। पंजाब, कर्नाटक, लाट प्रदेश और मध्य प्रदेश से आहड़ का व्यापार हुआ करता था। साहब ऐसा था अल्लट, जिसने आहड़ को राजधानी ही नहीं बनाया, बल्कि उसे एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। आहड़ में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया, वो था अल्लट। अब बात आती है अल्लट की, थोड़ी अल्लट की पर्सनल बात करें। अल्लट जो है उसने हूणों को हराकर, हूण प्रजाति एक खतरनाक प्रजाति हुआ करती थी, अल्लट ने हूणों को हरा करके, हूणों की एक राजकुमारी थी हरिया देवी। कौन सी देवी? हरिया देवी। तो इसी अल्लट ने भाई, कौन से अल्लट ने? इसी अल्लट ने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से भी विवाह किया था। कौन सी देवी से? हरिया देवी। कौन थी हरिया देवी? हरिया देवी हूण राजकुमारी थी। हरिया देवी थी कौन भाई? हरिया देवी हूण राजकुमारी थी। तो अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से भी विवाह किया था। तो ये अल्लट था साहब। ये कौन था? अल्लट था। तो अल्लट का मामला क्लियर है क्या? भाई क्लियर है क्या? कमेंट में उत्तर जरूर लिखें। क्या आपको अल्लट क्लियर है? भाई सभी के क्लियर होगा साहब।
ये तो था अल्लट। अल्लट के बाद में अल्लट के एक बेटा था साहब, जो हरिया देवी से हुआ था, उसका नाम था नरवाहन। कौन हुआ था? नरवाहन। और नरवाहन अगला राजा बनता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, जिससे हम आगे बढ़ सकें। लीजिएगा, आगे बढ़ें। तो देखो कि अल्लट के बाद जो राजा बना वो था नरवाहन। कौन था भाई? नरवाहन भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। नरवाहन जब मेवाड़ का राजा बना, इसने अपनी मित्रता पड़ोसी देशों के साथ स्थापित की, पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध स्थापित किए साहब। और मैत्री संबंधों के लिए इसने विवाह प्रथा भी संचालित की, और विवाह के रूप में इसने एक चौहानों की राजकुमारी थी, उससे विवाह किया था। तो आपको याद रखना होगा कि चौहान एक राजा हुआ करते जय जय। कौन हुआ करते? जय जय। जय जय की बेटी से विवाह किया था साहब। तो कुल मिलाकर ने आपको याद रखना होगा कि भाई नरवाहन, नरवाहन एक कूटनीतिज्ञ राजा था। ये भी अपनी सीमाओं का विस्तार चाहता था, इसके लिए उसने मैत्री संबंधों के साथ साथ वैवाहिक संबंधों को भी स्थापित किया था। भगवान शिव का परम प्रिय भक्त है ना, भगवान शिव का सबसे बड़ा अपने आप को कहता था भक्त। तो भगवान शिव का भक्त रहा है नरवाहन। क्या रहा है? भगवान शिव का भक्त रहा है। और नरवाहन की मृत्यु के बाद मेवाड़ जो है वो एक तरह से कमजोर सा पड़ गया था। फिर छोटे मोटे राजकुमार बने थे जिनका कोई विशेष इतिहास नहीं है। फिर भी एक राजा बनता है नरवाहन के बाद में, शक्ति कुमार। उसका इतिहास हम थोड़ा जान लेते हैं, जो अपने काम का रहेगा थोड़ा बहुत। तो शक्ति कुमार, ध्यान रखना, आजकल पढ़ने का जो चलन है वो फोरा फोरा नहीं रहा है। हम सोचें कि हम ऊपर ऊपर का फोरा फोरा पढ़ लें काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। सामान्य पढ़ना नहीं है, हमें विशिष्ट पढ़ना पड़ेगा। हमें थोड़ा विशिष्ट पढ़ना पड़ेगा। विशिष्ट का तात्पर्य यह है कि हमें हर वो जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी जो हमारे एनसीईआरटी बुकों के साथ साथ जो शिक्षा मंत्रालय की बुक्स हैं उनमें भी मिलें। इसके अलावा कुछ जो ऑथोराइज राइटर है उनकी बुकों में भी जो जानकारी मिले, उन सभी को हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें हर वो चीज पढ़नी पड़ेगी जो सामरिक महत्व की है, सांस्कृतिक महत्व की है। हमें सांस्कृतिक महत्व पर तो जोर देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप डटे रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। हम बात कर रहे हैं शक्ति कुमार की। लगभग 977 में ये राजा बना था और 993 तक रहा था शक्ति कुमार। तो हम उसी शक्ति कुमार की बात कर रहे हैं साहब। क्या समय रहा होगा? 977 से 993 ईस्वी शक्ति कुमार का समय रहा है। 977 से 993 ईस्वी शक्ति कुमार का समय रहा है। खास बात, इसके समय मैंने कहा था कि नरवाहन के बाद से ही मेवाड़ कमजोर होता गया, मेवाड़ के राजाओं का पतन होता गया। होता यूं है कि परमार राजा जो है वो राजस्थान की ओर बढ़ते हैं, यानी मेवाड़ की ओर बढ़ते हैं। परमार राजा अपनी सेना के साथ मेवाड़ की ओर बढ़ते हैं। और परमारों में एक राजा हुआ करता था मूंज। कौन हुआ करता था? मूंज। उसने आहड़ पर आक्रमण कर दिया। शक्ति कुमार के समय एक परमार राजा था। शक्ति कुमार के समय कौन राजा था भाई? परमारों में एक राजा हुआ करता था मूंज, मूंज परमार। जो मालवा का राजा था मूंज परमार। मालवा आप जानते ही होंगे भाई, मालवा जानते हो? तो मालवा का राजा था मूंज परमार। कहाँ का राजा था भाई? मालवा का। ये जो मालवा का राजा मूंज परमार था, इसने आहड़ पर आक्रमण कर दिया था साहब। यानी मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी थी, मेवाड़ की उस समय तत्कालीन राजधानी आहड़ थी, आहड़ पर आक्रमण कर दिया था और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आहड़ में खूब उत्पात मचाया, आहड़ में खूब उत्पात मचाया। फिर बाद में आहड़ को नष्ट करके चित्तौड़ दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। ये था मूंज परमार। ये कौन था भाई? मूंज परमार था। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ अब मूंज परमार के अधीन हो चुका था। चित्तौड़गढ़ अब किसके अधीन हो चुका था? मूंज परमार के अधीन हो चुका था। मूंज के ही आगे चलकर एक राजा हुआ सिंधुराज, है ना। और सिंधुराज के बाद एक राजा हुआ भोज परमार, है ना। कौन हुआ था? भोज परमार। हम पढ़ते आए हैं चित्तौड़ में एक मंदिर बना हुआ है, अगर आपको पता हो, त्रिभुवन नारायण मंदिर।
त्रिभुवन नारायण मंदिर। कहाँ है त्रिभुवन नारायण मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर है कहाँ साहब? त्रिभुवन नारायण मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, जो आगे चलकर एक मोकल नाम का राजा हुआ था। हम पढ़ेंगे मोकल नाम के राजा को आगे चलकर। जो मोकल नाम का राजा हुआ था, उसी मोकल के नाम से त्रिभुवन नारायण मंदिर को हम मोकल का मंदिर भी कहते हैं, समिधेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वह है त्रिभुवन नारायण का मंदिर। तो ध्यान रखना कि त्रिभुवन नारायण का मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। तो शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया साहब? ये करवाया था मूंज परमार के वंशज भोज परमार ने। भोज परमार ने ही। कौन से परमार ने भाई? भोज परमार ने ही त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज परमार ने ही करवाया था, याद रखना। आगे चल करके राजा मोकल ने जब इसका पुनर्निर्माण करवा दिया, क्या करवा दिया? पुनर्निर्माण करवा दिया, तो इसको मोकल जी का मंदिर अथवा समिधेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया साहब। हम बात कर रहे हैं राजा भोज की। किसकी बात कर रहे हैं? राजा भोज। राजा भोज वही था जिसने नागदा में एक तालाब बनवाया था, भोजसर तालाब। नागदा में कौन सा तालाब बनवाया था भाई? भोजसर तालाब बनवाया था। तो नागदा में भोजसर तालाब बनवाने वाला राजा रहा है भोज परमार। तो ध्यान रखना, भोज परमार के हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति को जब आप पढ़ोगे, कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहती है कि मूंज परमार का वंशज भोज परमार जो था, उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, जो एक शिव मंदिर है। इसके अलावा नागदा में, कहां पर भाई? जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी रहा की रहती थी कभी, उस नागदा में भाई भोजसर तालाब का निर्माण। नागदा में किसका निर्माण है? भोजसर तालाब का जो निर्माण है वो राजा भोज ने ही करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज ने ही करवाया था साहब। अरे 10वीं सदी में अल्लट हुआ था। 10वीं सदी में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में अल्लट हुआ था। अंत तक आते आते शक्ति कुमार, और शक्ति कुमार के समय लगभग लगभग मेवाड़ परमारों के अधीन चला गया, और परमारों ने यहाँ पर लगभग 11वीं सदी तक राज किया। कब तक राज किया? 11वीं सदी तक राज किया साहब। मामला क्लियर है सभी के? क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्लियर होगा। कुल मिलाकर के इस तरह से जब परमारों के अधीन रहा, तो परमारों ने यहाँ पर खूब सारे निर्माण करवाए। परमार आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार करते रहे साहब। उसके बाद राजा भोज के टाइम पर एक चालुक्य राजा हुआ करता था, सिद्धराज। कौन? सिद्धराज। सिद्धराज ने राजा भोज पर आक्रमण कर दिया। सिद्धराज जो कि चालुक्य राजा था, कहाँ का राजा था? ये गुजरात का राजा था। सिद्धराज की हम बात कर रहे हैं। यहां नोट कर देता हूं मैं, आपके सभी के समझ में भी आ जाए, है ना। सिद्धराज चालुक्य। सिद्धराज चालुक्य जो है, ये गुजरात का शासक था भाई। ये कहाँ का शासक था? ये गुजरात का शासक था। इसने भोज पर आक्रमण किया और भोज से चित्तौड़ को छीन लिया। यानी अब चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? किसका हो गया भाई? सिद्धराज चालुक्य का। चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? सिद्धराज चालुक्य का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। तो मामला क्लियर है सभी के? भाई सभी के क्लियर होगा कि भाई सिद्धराज चालुक्य ने, जो गुजरात का शासक था, उसने भोज पर आक्रमण किया और भोज से चित्तौड़ को छीन लिया, और चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर परमारों के अधिकार में था तो भोजसर तालाब, और नागदा में भोजसर तालाब, और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर। आपको याद रखना है। सिद्धराज के पास अब यह आ गया था साहब। और उसके बाद में वापस जो गुहिलों के पास ये आया, कुछ सामान्य राजा बनते गए, जो भाई अधिकार चित्तौड़ पर परमारों का रहा, चालुक्यों का रहा। लेकिन गुहिलों में जो शासक थे, जो इधर उधर भागते फिर रहे थे, उनमें कुछ छोटे मोटे राजा हुए थे, है ना। तो एक राजा था वाकपति राज। कौन था? वाकपति राज, चौहानों का राजा। चौहानों का राजा वाकपति राज था। वाकपति राज जो है, उससे लड़ते हुए एक राजा था अंबा प्रसाद, गुहिलों में, वो मारा गया था। और उसके बाद में भाई साहब कई निर्बल राजा हुए, लेकिन एक महान हस्ती निकल करके आ ही जाती है,
एक नाम का बंदा था रण सिंह, तो अगला शासक जो शक्ति कुमार के बाद शक्तिशाली जाना जाता है, थोड़ा शक्ति के साथ आया था, उसने अपने बल को इकट्ठा किया और राजा बना। हम उसी की बात करेंगे, रण सिंह की। यहां तक मामला क्लियर होगा? स्क्रीनशॉट लें फटाफट से आप, ये लो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जब चालुक्यों का शासन था, जब मेवाड़ पर चालुक्यों का शासन, हाँ, उस समय की बात है कि लगभग 1158 ईस्वी में एक राजा हुआ था रण सिंह अथवा कर्ण सिंह। रण सिंह अथवा कर्ण सिंह, ये गुहिलों में राजा हुआ था रण सिंह, इसी को कहते हैं हम कर्ण सिंह। इसने 1158 ईस्वी में, जब ये इधर उधर अपनी सेना के साथ, थोड़े बहुत सैनिकों के साथ में इधर उधर भटक रहे थे, भटकते भटकते एक क्षेत्र आता है आहोर। कौन सा? आहोर। रण सिंह या कर्ण सिंह ने 1158 में आहोर, आहोर जो है ये जालोर क्षेत्र है। आहोर कौन सा क्षेत्र है भाई? आहोर है जालोर क्षेत्र। जालोर में आता है आहोर। तो आहोर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था साहब। तो आहोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अगर कभी आपसे प्रश्न आ जाए, मैं हर वो डेप्थ की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो रण सिंह अथवा कर्ण सिंह की अगर हम बात करें, तो इसने आहोर, कहां पर भाई? आहोर में, 1 सेकेंड, हाँ तो बात है कि जो रण सिंह या कर्ण सिंह है, 1158 ईस्वी में आहोर, आहोर कहाँ रहता है? जालोर में। वहां पर है ना, जालोर में एक क्षेत्र, एक पर्वत का नाम है आहोर पर्वत, वहां पर एक दुर्ग बनवाया था साहब। और उस समय रण सिंह के समय, या उर्फ कर्ण सिंह भी इसे कहते हैं, उस समय एक बड़ी घटना घटी थी गुहिलों के इतिहास में। वो बड़ी घटना क्या थी कि कर्ण सिंह के समय या रण सिंह के समय जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में बंट गया था। गुहिल वंश दो शाखाओं में बंट गया था। एक शाखा रावल शाखा कहलाई, एक तो क्या कहलाई थी? रावल शाखा कहलाई थी, और एक राणा शाखा कहलाई थी। और ये समस्या तब आती ही है जब हम लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं और संघर्ष के बाद सफलता हाथ नहीं लगती है। ये संघर्ष कर रहे थे कि भाई कैसे जैसे करके हमें वापस जो है मेवाड़ पर अधिकार मिल जाए, यानी चित्तौड़ पर अधिकार मिल जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। और ऐसे कुछ विवाद हुए, और इस आधार पर रण सिंह या कर्ण सिंह के समय जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में बट गया। एक रावल शाखा कहलाती है और एक राणा शाखा कहलाती है। होता यूं है कि भाई रण सिंह के दो बेटे हुआ करते थे। रण सिंह के कितने पुत्र थे भाई? दो बेटे थे। एक तो था क्षेम सिंह, एक तो कौन था? क्षेम सिंह था। और एक था राहप। कौन था? राहप था। तो भाई रण सिंह के दो बेटे थे, याद रखना, एक तो क्षेम सिंह और एक था राहप। एक कौन था? राहप। होता यूं है, मैं फिर बता रहा हूं कि भाई रण सिंह, हालांकि इतना महापराक्रमी तो इनको हम नहीं कह सकते रण सिंह को, इन्हीं कर्ण सिंह भी कहते हैं इन्हें, लेकिन 1158 ईस्वी में इन्होंने भाई आहोर पर्वत जो जालोर में है, वहां आहोर नामक स्थान पर एक दुर्ग बनवाया, आहोर दुर्ग। और वहीं पर भाई इनके पुत्रों में विवाद छिड़ गया, जिसके दो बेटे थे, क्षेत्र सिंह, क्षेम सिंह और राहब। जो क्षेम सिंह था भाई, किसी बात पर कि भाई राजा जो है रण सिंह के बाद युवराज किसे घोषित किया जाए, युवराज घोषित करने की बारी आई। तो जो राहप है उसे युवराज को लेकर के भाई के युवराज राहप को घोषित किया जाएगा, लेकिन बाद में जो क्षेम सिंह है उसे युवराज घोषित किया गया। और इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। क्षेम सिंह जो है वो रावल शाखा लेकर के अलग हो गया,
और राहब के समय राणा शाखा अलग होगी। तो कुल मिलाकर 2 है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि राणा शाखा के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना राहब। किसके समय राणा शाखा रावल शाखा 2 शाखाओं में गुहिल वंश बट गया था, तो याद रखना रण सिंह अथवा कर्ण सिंह के समय राणा शाखा और रावल शाखा 2 शाखाओं में गुहिल वंश बट गया था। खास बात है भाई, रावल शाखा को जन्म देने वाला बंदा कौन था? क्षेम सिंह, है ना। क्षेम सिंह, क्योंकि तो उपाधि के आधार पर क्षेम सिंह ने अपनी एक शाखा चला दी, रावल शाखा। और जो राहब है, राहब ये चला गया वहां से नाराज होकर छोड़ गया, क्योंकि क्षेम सिंह राजकुमार हो गया। तो रावल शाखा को लेकर क्षेम सिंह मेवाड़ पर अधिकार करता है, यानी मेवाड़ का शासक बनता है क्षेम सिंह। और राहब नाराज होकर चला गया और उसने सिसोदा गांव में राणा शाखा की नींव डाल दी। तो अगर आपसे पूछे कि इसी से बाद में सिसोदिया शाखा बनती है, तो ध्यान रखना राणा शाखा की नींव डालने वाला बंदा कौन था? राहब था। और राहब नाराज होकर कहां चला गया? सिसोदा गांव। कहां चला गया? सिसोदा गांव। बाद में ये सिसोदा गांव जो है, ये कहते हैं कि क्षेम सिंह ने इसे ही जागीरी के रूप में दे दिया था। तो सिसोदा में राहब के वंशज रहने लगे और सिसोदा गांव में रहने के कारण कालांतर में ये सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। तो याद रह जाएगा आपको कि किस तरह से सिसोदिया वंश का निर्माण होता है। बहुत ही सामान्य जानकारी है, मैं ज़्यादा मतलब कि लाग लपेट वाली बातें आपको नहीं बता रहा हूँ जिससे लाग लपेट ज़्यादा हो। हमें बस चीज़ें क्लियर करनी है, एग्जाम में हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो चीज़ें क्लियर करनी है। कि रण सिंह कर्ण सिंह ने 1158 में आहोर पर्वत पर आहोर किला बनवाया, आहोर दुर्ग का निर्माण करवाया। और आहोर दुर्ग में ही एक समस्या बनी, गुहिल समस्या जिसे हम कहते हैं। और गुहिलों की वो सबसे बड़ी समस्या थी कि गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया। एक शाखा रावल शाखा कहलाई, एक शाखा राणा शाखा कहलाई। रावल शाखा का संस्थापक क्षेम सिंह बना और राणा शाखा का संस्थापक राहब बना। राहब सिसोदा गांव में चला गया, वहां पर कालांतर में इसके वंशज सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए भाई? सिसोदिया कहलाए साहब। अब बात आती है एक लंबे समय तक, 1158 के बाद में एक लंबे समय तक रावलों का, यानी मेवाड़ पर जो रावल शाखा है, रावल शाखा शासन करती रही। लेकिन एक अलाउद्दीन खिलजी के समय एक सिंह हुआ था, रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा, रानी पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा। उसके चक्कर में रानी पद्मिनी जो है एक बहुत ही सुंदर देवी हुआ करती थी, और पद्मिनी को प्राप्त करने के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। एक तरह से उसने अपने आप को झोंक दिया था युद्ध में। लेकिन रतन सिंह बहादुरी से लड़े। लेकिन समस्या कुछ और भी बनती है कि हमारे यहाँ धोखेबाजों की कमी नहीं होती है। हम पढ़ेंगे उस कहानी को कभी, यानी कभी क्या, कंटिन्यू जैसे चलेंगे। लेकिन याद रखना रावल शाखा ने 1158 में जो रावल शाखा अलग हुई थी, जो रावल शाखा मेवाड़ पर अधिकार कर रही थी, वो 1158 से आगे बढ़ी और 1303 रतन सिंह के समय तक रावल शाखा का अधिकार रहता है मेवाड़ पर। तो मेवाड़ पर कभी आपसे पूछ ले कि मेवाड़ पर रावल शाखा का अधिकार जो है वो कब तक रहा, तो ध्यान रखना रतन सिंह रावल के समय तक। कब तक रहा भाई? रतन सिंह रावल के समय तक रहा। यानी 1303 तक। याद रखना कि रावल शाखा वैसे तो बप्पा रावल के समय ही शुरू हो गई थी, लेकिन रावल और राणा 2 भाग बट गए थे। यानी रावल शाखा वैसे क्षेम सिंह, कई बार पूछ लेते हैं कि साहब गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य, लेकिन रावल शाखा का संस्थापक कौन है? तो नाम आएगा क्षेम सिंह। हमेशा नाम कौन आएगा? क्षेम सिंह। यानी 1158 ईस्वी में रावल शाखा अलग हुई थी, जब आहोर किले की स्थापना हुई उसके समय रावल शाखा अलग हुई थी। 1160 में क्षेम सिंह राजा ही बन गया था। तो क्षेम सिंह से लेकर के, ध्यान रखना, क्षेम सिंह से लेकर के रतन सिंह तक, रतन सिंह रावल तक 1303 तक, 1303 तक जो है वो रावल शाखा का मेवाड़ पर अधिकार रहा। और 1303 में जो राहब की राणा शाखा थी, जो सिसोदा गांव चले गए थे, जो सिसोदिया कहलाए, 1303 में इनका अधिकार होता है। 1303 में इनका अधिकार होता है। हालांकि हम पढ़ेंगे सिसोदिया शाखा को अलग से, यानी राणा शाखा को अलग से। फिलहाल हम रावल शाखा में ही हैं अभी मौजूद। तो रावल शाखा की हम बात कर रहे थे। रण सिंह के बेटे क्षेम सिंह रावल, ये रावल शाखा को लेकर के आगे बढ़े, मेवाड़ के राजा बने। फिर इनके पुत्र थे सामंत सिंह। कौन थे? सामंत सिंह। इनके वैसे 2 पुत्र थे,
एक थे सामंत सिंह और एक थे कुमार सिंह। एक कौन थे भाई? कुमार सिंह। तो क्षेम सिंह के दो बेटे हुए, मैं यही बता दूं आपको जिससे फिर हम आगे बढ़ सकें। क्षेम सिंह के कितने बेटे हुए? दो बेटे हुए, एक सामंत सिंह और एक वे कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह। ये जो सामंत सिंह है ये आगे जाकर राजा बनता है साहब। क्षेम सिंह के दो पुत्र हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह आगे जाकर राजा बनता है। तो चलिए हम सामंत सिंह की बात करें साहब। ज्यादा समय तक क्षेम सिंह राज नहीं कर पाए। 1172 ईस्वी तक क्षेम सिंह राजा रहे थे और 1172 ईस्वी के बाद में, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका फटाफट से, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ले लिया? चलिए अब देखो 1172 ईस्वी की बात है। 1172 ईस्वी तक क्षेम सिंह मेवाड़ के राजा रहे और 1172 ईस्वी में, कब की बात है भाई? 1172 ईस्वी की बात है। इस समय राजा बन गए थे सामंत सिंह। कौन बन गए थे राजा? सामंत सिंह। सामंत सिंह जो थे उन्होंने मेवाड़ की जो खोई हुई, जो पराक्रम था, खोया हुआ पराक्रम था, खोया हुआ तेज था, उसे वापस लाने के लिए प्रयास किया साहब। और खास बात है कि इन्होंने चालुक्यों से वापस छीनने के लिए, जो चालुक्यों का, सिद्धराज चालुक्य का अधिकार था ना मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर भोज परमार को हरा करके चालुक्यों ने, सिद्धराज चालुक्य ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, यानी चित्तौड़ को अधिकार में ले लिया था। तो चालुक्य से पुनः पुनः मेवाड़ को हासिल करने के लिए, चित्तौड़ को हासिल करने के लिए प्रयास किया था। यह था सामंत सिंह। तो सामंत सिंह 1172 में राजा बना और इसने अपने प्रयास 1174 में शुरू किए। 1174 ईस्वी में ही गुजरात का जो चालुक्य शासक था अजयपाल, अजयपाल का चित्तौड़ पर अधिकार था। अजयपाल का किस पर अधिकार था भाई? चित्तौड़ पर अधिकार था साहब। और लगभग अगर हम बात करें तो चित्तौड़ जो है उस मेन क्षेत्र को छोड़ दें तो सामंत सिंह ने जैसे जैसे अपनी सेना आगे बढ़ाई, आसपास का पूरा एरिया अजयपाल से छीन लिया था। तो याद रह जाएगा कि सामंत सिंह के समय चित्तौड़ पर किसका अधिकार था? अजयपाल चालुक्य का, यानी चालुक्यों का शासन था। और अजयपाल चालुक्य से 1174 ईस्वी में ही सामंत सिंह ने लगभग है ना ज्यादातर क्षेत्र प्राप्त कर लिया था साहब। अब बात आती है साहब, चौहानों का सपोर्ट भी मिलता है सामंत सिंह को, क्योंकि चौहानों की राजकुमारी पृथ्वीबाई का आपने नाम सुना होगा। पृथ्वीबाई जो पृथ्वीराज सेकंड की सिस्टर हुआ करती थी, है ना, पृथ्वीराज सेकंड की सिस्टर थी, बहन थी पृथ्वीबाई। पृथ्वीबाई से विवाह किया था किसने? सामंत सिंह ने। इसलिए उसका सपोर्ट भी इनको मिला था। तो चलिए हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं अपने मूल मुद्दे की, कि भाई पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि सामंत सिंह राजा कब बना? 1172 ईस्वी में। खास बात आती है कि सामंत सिंह के समय चित्तौड़ पर अधिकार किसका था? चालुक्यों का। कौन सा चालुक्य शासक था उस समय? अजयपाल चालुक्य। यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। अजयपाल चालुक्य कि सामंत सिंह के समय चालुक्य शासक कौन रहा है? ध्यान रखना, अजयपाल चालुक्य सामंत सिंह के समय चालुक्य शासक रहा है। और अजयपाल चालुक्य से 1174 ईस्वी में सामंत सिंह ने चित्तौड़ का लगभग भूभाग प्राप्त कर लिया था, लगभग क्षेत्र प्राप्त कर लिया था 1174 ईस्वी में अजयपाल चालुक्य से सामंत सिंह ने। खास बात है कि सामंत सिंह को चौहानों का सपोर्ट मिला था। इसके पीछे क्या कारण था? क्या कारण था? तो वो कारण था कि सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीबाई से होना। पृथ्वीबाई अजमेर के जो चौहान थे, अजमेर के चौहान थे, पृथ्वीराज सेकंड की सिस्टर थी, पृथ्वीराज सेकंड की ये बहन थी। पृथ्वीराज द्वितीय को आप जानते हैं और फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे पृथ्वीराज द्वितीय के लिए कि पृथ्वीराज द्वितीय के समय राजस्थान की एक ऐसी जगह सीकर पड़ती है और सीकर में कौन सा निर्माण कार्य हुआ था? यह आपके लिए आज का यक्ष प्रश्न है। जरूर आप उत्तर देंगे। प्रश्न यक्ष जरूर है लेकिन आप अभी युधिष्ठिर से कम नहीं हैं, आप युधिष्ठिर से बढ़कर हैं। हर यक्ष प्रश्न का जैसे जवाब युधिष्ठिर दे सकता था
वैसा जवाब आप भी दे सकते हो। ये मुझे आशा है कि पृथ्वीराज सेकंड के समय सीकर में कौन सा निर्माण कार्य हुआ था, फटाफट से आप उत्तर दे दें। तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं कि सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीबाई से हुआ था। किससे हुआ था? पृथ्वीबाई से साहब। अब इस समय एक बड़ी घटना घटी थी। इस समय सामंत सिंह अजयपाल चालुक्य को तो हरा रहा था, उसकी भूमि पर कब्जा तो कर रहा था, अपनी क्षेत्र वापस ले रहा था, लेकिन साथ में कुछ खो रहा था। क्योंकि पृथ्वीबाई का विवाह जब हुआ, पृथ्वीबाई खुद एक ताकतवर महिला थी, इसका जब विवाह हुआ तो एक चौहान शासक था जो नाडोल पाली के चौहान थे, कीर्तिपाल, कीतु चौहान जिसको कहते हैं। कीतु एक महान राजा किसने कहा था? यह प्रश्न भी आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि फटाफट से उत्तर दे। कीतु एक महान राजा किसने कहा था? कीर्तिपाल चौहान को। तो नाडोल का राजा हुआ करता था कीर्तिपाल चौहान। नाडोल का राजा कौन हुआ करता था? कीर्तिपाल चौहान हुआ करता था साहब। उस टाइम क्या होता है, कीर्तिपाल चौहान और जो पृथ्वीराज सेकंड है, कीर्तिपाल चौहान और पृथ्वीराज सेकंड है, उन दोनों के मध्य थोड़ा वैमनस्य था। और वो वैमनस्य सामंत सिंह को लेकर और बढ़ गया, पृथ्वीबाई के विवाह को लेकर के और ज्यादा बढ़ गया। और दोनों के मध्य इतनी ज्यादा शत्रुता पैदा हो गई थी क्योंकि अंत में कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया साहब। कीर्तिपाल चौहान ने जब पृथ्वीबाई का विवाह सामंत सिंह के ऊपर विवाह सामंत सिंह से हो गया, तब कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। यानी कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ राज्य सामंत सिंह से छीन लिया था साहब। मेवाड़ राज्य किससे छीन लिया था? सामंत सिंह से छीन लिया था। किसने? कीर्तिपाल ने। किसने भाई? कीर्तिपाल ने। याद रह जाएगा आपको, याद रह जाएगा। और सामंत सिंह जो है वो यहां से वागड़ की ओर बढ़ गया। भाई ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, थोड़ा सा ध्यान देना आप, यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। आप सामंत सिंह को कम बिल्कुल मत समझना। सामंत सिंह एक अद्भुत राजा था और ये बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनेंगे कि भाई ये पूरा अजमेर का क्षेत्र है ही, इसके आसपास का एरिया अजमेर में आता था और ये मेवाड़ की सीमा है, ये मेवाड़ है। ठीक है। होता यूं है कि जब पृथ्वीबाई का विवाह है, ये पृथ्वीबाई है और ये सामंत सिंह है, पृथ्वीबाई का विवाह सामंत सिंह से हो जाता है, तब जो नाडोल पाली का, यहाँ जो पाली वाला क्षेत्र है, नाडोल का राजा था कौन? कीर्तिपाल। कौन था भाई? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने, कौन से पाल ने भाई? कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया था और इससे ये मेवाड़ का क्षेत्र छीन लिया। सामंत सिंह को पृथ्वीबाई के साथ भागना पड़ा और ये वागड़ की ओर बढ़ गया। ये अपना वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं वागड़। तो सामंत सिंह कहां चला गया? वागड़ की ओर बढ़ गया। और वागड़ के अंतर्गत ध्यान रखना, इसने अपनी राजधानी बनाई थी वटपद्रक। कौन सी राजधानी बनाई थी? वटपद्रक। वटपद्रक, वागड़ में इसने अपनी राजधानी बना ली वटपद्रक। तो वटपद्रक जो आज का बड़ौदा है, ये वाला क्षेत्र आ जाता है यहां पर। आज का जो बड़ौदा है, जो वर्तमान में भाई गुजरात की सीमा, एमपी का बॉर्डर, ये पूरा क्षेत्र वटपद्रक कहलाता था। आज का जो बड़ौदा है वो मेन क्षेत्र है और उसके आसपास की सीमा इस वटपद्रक में आती है। तो वटपद्रक या बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जो नाडोल के शासक कीर्तिपाल से हार करके वटपद्रक यानी बड़ौदा की ओर बढ़ जाता है और बड़ौदा में अपना राज्य स्थापित करता है? वो था सामंत सिंह। वो कौन सा शासक था? सामंत सिंह था साहब। याद रह जाएगा भाई, याद रह जाएगा। कुल मिलाकर मामला क्लियर है। और ये जानकारी देने वाला हमें एक लेख मिलता है, बोरेश्वर का लेख। कौन सा लेख मिलता है? बोरेश्वर का लेख। तो आप बोरेश्वर के लेख को जरूर अच्छे से पढ़ना कि बोरेश्वर का जो लेख है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इस कहानी को जिससे आपको याद रह जाए। लेख कौन सा है? बोरेश्वर का लेख है। होता यूं है, फिर सुनना फिर समझना कि भाई 1172 ईस्वी में सामंत सिंह मेवाड़ का राजा बनता है, रावल शाखा का, है ना, क्षेम सिंह के बाद दूसरा राजा है। और ये अजयपाल चालुक्य से इसका सामर्थ्य था और अजयपाल चालुक्य से लड़ा,
1174 ईस्वी में। लड़ा कब? 1174 ईस्वी में। और आसपास के क्षेत्र पर कब्जा किया और इसकी सहायता की थी पृथ्वीराज सेकंड ने, पृथ्वीराज सेकंड ने की थी। और पृथ्वीराज सेकंड ने अपनी बहन पृथ्वीबाई का विवाह सामंत सिंह से भी कर दिया था। इसी बात को लेकर के सामंत सिंह ने पृथ्वीराज सेकंड पर, पहले ध्यान रखना इन दोनों में भी वैमनस्यता हुआ करती थी, सामंत सिंह और पृथ्वीराज सेकंड में भी वैमनस्यता थी। लेकिन पृथ्वीराज सेकंड सामंत सिंह से भाई कई तरह से थोड़ा कमजोर भी साबित हुआ था। लेकिन कालांतर में सामंत सिंह और पृथ्वीराज के मध्य अच्छी बनी, अपनी बहन पृथ्वीबाई का विवाह सामंत सिंह से कर भी दिया। लेकिन इस शादी को लेकर के समस्या पैदा हो गई सबसे बड़ी पृथ्वीराज सेकंड और कीर्तिपाल जो नाडोल के राजा थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को जिससे आपको याद रह जाए। नाडोल यानी पाली में पड़ता है नाडोल, नाडोल की जो शाखा थी चौहानों की, तो नाडोल के राजा कीर्तिपाल, कीर्तु एक महान राजा, प्रश्न भी पूछा है मैंने आपसे, जवाब जरूर देना आप। कीर्तिपाल जो है, कीर्तिपाल और पृथ्वीराज सेकंड की वैमनस्यता बन गई और इससे बदला लेने के लिए कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब सामंत सिंह, मेवाड़ तो छिन गया सामंत सिंह से, तो कहां जाए? तो बोरेश्वर का लेख मिलता है जो 1179 ईस्वी का है। बोरेश्वर का लेख कब का है? 1179 ईस्वी का है। यह जानकारी देता है हमें, यह हमें कहता है कि भाई सामंत सिंह वागड़ क्षेत्र की ओर चला गया और वागड़ के अंतर्गत बड़ौदा जो क्षेत्र है, जिसे पहले वटपद्रक कहते थे, वटपद्रक को अपनी राजधानी बनाता है, बड़ौदा पर अधिकार करता है और वटपद्रक को राजधानी बना लेता है। और डूंगरपुर में, भाई डूंगरपुर में भी सामंत सिंह ने ये पूरा क्षेत्र जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, इस पर अपना राज स्थापित कर लिया था। और ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? बोरेश्वर के लेख से मिलती है। बोरेश्वर का लेख जो एक मंदिर है डूंगरपुर में, सोलज गांव में बोरेश्वर का मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? बोरेश्वर का मंदिर है सोलज गांव में, डूंगरपुर के कौन से गांव में? सोलज गांव में। और 1179 का यह अभिलेख है, यह जानकारी देता है कि किस तरह से वटपद्रक या वागड़ क्षेत्र जो है वो सामंत सिंह के अधीन हुआ करता था और कैसे सामंत सिंह वागड़ में पहुंचा था। तो मामला सामंत सिंह तक का क्लियर होगा। अब सामंत सिंह तो चला गया साहब, भाई कीर्तिपाल से हार करके चला गया। लेकिन इसका एक छोटा भाई और था, कुमार सिंह। कुमार सिंह के मन में थी कि भाई मेवाड़ का राज्य, मेवाड़ की राजगद्दी मुझे मिले, मेवाड़ का राजा तो मैं ही बनूं। और कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में ही, कुमार सिंह जो सामंत सिंह का छोटा भाई था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं आपकी, कि सामंत सिंह का छोटा भाई कौन था? कुमार सिंह था। कौन था? कुमार सिंह था। कुमार सिंह के मन में था भाई साहब को तो हरा दिया, लेकिन मैं अभी मौजूद हूं और मैं बदला लेके रहूंगा। कुमार सिंह ने 1179 में कीर्तिपाल पर आक्रमण कर दिया साहब, 1179 में कीर्तिपाल पर आक्रमण कर दिया और कीर्तिपाल को हरा भी दिया। कुमार सिंह ने 1179 में किसको हराया? कीर्तिपाल। ये रहा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल को पराजित किया किसने? कुमार सिंह ने। और पुनः मेवाड़ की राजगद्दी हासिल कर ली साहब, मेवाड़ की राजगद्दी हासिल कर ली। ये थी कुमार सिंह और सामंत सिंह की बात। यहां तक सभी के क्लियर होगा? किसी को तकलीफ है तो बोले, स्क्रीनशॉट लें फटाफट से आप, ठीक है। कुमार सिंह के बाद में कुमार सिंह का बेटा राजा बनता है पदम सिंह। भाई ध्यान रखना, कुमार सिंह के बाद अगर आपसे पूछे मेवाड़ का राजा कौन बनता है, तो पदम सिंह बनता है। पदम सिंह ने कोई खास काम नहीं किया था साहब। पदम सिंह कोई ज्यादा है ना, ज्यादा चूचबाट नहीं करता है, शांति से बैठा रहता है, मौज करता है। पदम सिंह के बाद जो राजा बना वो था खतरनाक, जिसने दिल्ली तक के शासन को हिला दिया। उसी की हमें बात करनी है, मूल बात उसी की करनी है, जयत्र सिंह। और उसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल दिशा ई राइज को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को और वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा है और आपकी उपयोगी सामग्री आपको प्राप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से आपसे आशा है कि आप इसे लाइक जरूर करेंगे। आप हमारे बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब भी दें, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सक्रिय हो और आप निश्चित रूप से ये जो आने वाली एग्जाम है हमारे सामने, इसको आप निकाल लोगे, निश्चित रूप से निकाल लोगे। भले ही कितनी बड़ी भर्ती क्यों ना हो, ये सबसे बड़ी भर्ती है अपने सामने।
और इसको हम निश्चित रूप से निकाल के मानेंगे। हमने दृढ़ संकल्प लिया है और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मित्रों, आप हर हाल में इसको निकालें, ऐसी हमारी आशा भी है। कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाएं अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और आज्ञा दें हमें, जिससे हम मिले अगली क्लास में आपसे फिर से। जय हिंद, जय भारत।